ओके ओके सर। सर जैसे आपने जब अपना बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो आपने डिसाइड किया कि मैं चलो कमांडो कोर्स करूंगा, लेकिन क्या सारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रेफर करते हैं कि मैं कमांडो कोर्स करूंगा, या नॉर्मली क्या उनका प्रेफरेंस रहता है? बिल्कुल जो है बेसिक के बाद जो अगर बेसिक के बाद पहले एक्चुअली ये जो कमांडो कोर्स था वो तुरंत बेसिक के बाद नहीं होता था। वो आप 2 साल 3 साल फील्ड में सर्व किए उसके बाद ये होता था, तो उस टाइम ज़्यादा टफ हो जाता था ये करना। बट अभी क्या है कि बेसिक के तुरंत बाद जब कमांडो होना जो यहाँ अभी जो हो रहा है कुछ सालों से, तो ये इजी हो गया है सभी के लिए, क्योंकि फिजिकली आप ऑलरेडी वो रहते हो, उस ट्यून अप रहता है बॉडी। 1 साल आपने फिजिकल किया है तो ट्यून अप रहता है, तो आप उसके बाद तुरंत कमांडो करने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। स्टिल बहुत चैलेंजिंग होता है कमांडो, उसमें मेंटली आपको ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। और कुछ लोगों का बिल्कुल रहता है कि हम अभी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, 1 साल तो अभी लगातार हम इतना कुछ किए हैं, फिर अभी तुरंत 3 महीना, तो रिजर्वेशंस रहते हैं। लेकिन हो जाता है एज ए ग्रुप, हम साथ बेसिक में साथ रहे हैं, फिर हम वही सेम ग्रुप रहते हैं आगे भी, तो इसमें कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं होता है, कर लेते हैं मोस्टली सब। ओके सर। सर जैसे आपने 3 साल का 3 महीने का कमांडो कोर्स कर लिया, 3 साढ़े 3 महीने का, फिर डायरेक्टली कहाँ पे आप पोस्टेड हो गए? जी पोस्टेड, जैसे मैं ये बता दूं कि मैं अभी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशंस में पोस्टेड हूँ। मैं लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि कहाँ पे मैं यस पोस्टेड सर, हूँ, यस सर, नो लेकिन इशू। मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में पोस्टेड हूँ। और जैसे कि आप लोग, हाँ, अभी इस जब ये मैं बताता हूँ तो लोगों को थोड़ा सा ये डाउट हो सकता है कि मैं सशस्त्र सीमा बल की बात कर रहा हूँ, सीमा बल, तो मैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में क्या कर रहा हूँ। तो जैसे एसएसबी जो है खाली नहीं, आपका बीएसएफ आईटीबीपी जो कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस जो चाइना और तिब्बत बॉर्डर पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे है, वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बिहार, झारखंड, एवरी सब जगह। तो अब जो ड्यूटीज है किसी भी फोर्स की, वो सिर्फ उनके जो डोमेन में वो मतलब डोमेन में सिमट कर नहीं रह गई है, वो मल्टी जो है मल्टी डिमेंशनल जो ड्यूटीज हो गई हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, और आपका कभी जो हो गया राइट कंट्रोल, इस तरह का एंटी नक्सल ऑपरेशंस। तो हम जो सिर्फ एसएसबी सिर्फ नेपाल और भूटान बॉर्डर के लिए जो है, हम जो हमारे मेन जो फोकस है इस दोनों बॉर्डर पे हम डिप्लॉयड हैं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे ड्यूटीज कर रहे हैं। और इस तरह की लोगों की जो चिंताधारा होती है, बहुत सारे लोगों की जो सशस्त्र सीमा बल है सॉफ्ट फोर्स है, और सिर्फ वो यस फ्रेंडली यस नेशंस के बॉर्डर्स पे, जैसे कि हमसे फ्रेंडली नेशन नेपाल और भूटान फ्रेंडली नेशन है तो हम सॉफ्ट फोर्स है, कुछ नहीं करना है बस। लेकिन ये उनका उनकी जो सोच है, उनको मतलब ये उनको ये जानना चाहिए कि हम जो है अभी हमारे जो हमारे पास स्मॉल एक्शन टीम का एक कॉन्सेप्ट है सशस्त्र सीमा बल में। जो स्मॉल एक्शन टीम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 20 to 25 30 के स्ट्रेंथ होता है, और वो सेल्फ सफिशिएंट एक है। उसमें हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के वेपन्स और सब कुछ होती है, जो कहीं भी जाके हिट स्क्वाड की तरह कोई भी ऑपरेशन को प्लान करके अंजाम देके वापस आ सकता है। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है अब एक किसी भी फोर्स का सिर्फ उतना डोमेन में काम नहीं रह गया है, उनको हर तरह का काम दिया जा रहा है और वो कर रहे हैं। जैसे वीआईपी सिक्योरिटी भी है इसके अंदर। तो ये जो है अब आप जो भी इस फोर्स में आ रहे हैं वो तैयार रहे कि हमें हर तरह की ड्यूटीज करने का मौका मिलेगा, और इसको ये नहीं सोचना है कि हमें जो है ये करना पड़ेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं। आपको तैयार रहना है कि एडवेंचरस एक चैलेंज की तरह लीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से आप आएंगे तो आप सब कुछ कर पाएंगे बिल्कुल। सर आपने जी, जैसे बताया कि आपका जो एसएटी है, दैट इज सेल्फ एक्शन ट्रेनिंग, जो भी स्मॉल एक्शन टीम है। स्मॉल एक्शन टीम, राइट? तो दिस इज जी, दिस इज नॉलेज जो इंटरव्यूज जो अभी देने वाले हैं स्टूडेंट्स जिनका एसएसबी फर्स्ट प्रेफरेंस है, बिल्कुल दे बिल्कुल। कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, और दिस ऑब्वियसली जैसे। हाँ जी। डेफिनेटली दैट विल एक्ट एज, मतलब उसको बोलेंगे रामबाण की तरह यूज कर सकता है अगर वो बताते हैं ये सब। यस डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली एक सॉफ्ट फोर्स की तरह माना जाता है सीआईएसएफ को भी और एसएसबी को, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी आपके सामने है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, राइट? तो इसके जी अलावा सर, मैं जानना चाहता हूँ एज बीइंग असिस्टेंट कमांडेंट और कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं? जी। अब चैलेंजेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं उसको डिवाइड करना चाहूंगा, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, फिर पब्लिक, और उसके बाद अलावा कोई भी डायमेंशन मेरे दिमाग में बोलने से में आएगा तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं अगर बोलूँ ऑपरेशनल, तो जैसे कि मैं तो पूरा हाईली ऑपरेशनल एरिया में भी हूँ, और जो है
यहाँ पे एंटी नेशनल ऑपरेशन तो आपको पता ही है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और जो ये है वो काफी इंडिया में जो है वो जो एक रेड कॉरिडोर जो बोलते हैं उसमें हम्म, चल ही रहा है। तो ऑपरेशनल चैलेंज ये है कि सबसे पहले निकलते हैं कि फोर्स को इससे खतरा होता है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, जो एंटी नक्सल जो एलिमेंट्स हैं, तो इनसे खतरा और ऑपरेशनल चैलेंजेस होती हैं। उसके बाद पब्लिक से चैलेंजेस होती है, जैसे जहाँ पे भी आप, आपका काम क्या है, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपका काम है, आप जहाँ पे भी हैं। तो आपको पता है कि आप जिस पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ वो पब्लिक में सब लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे नहीं, कुछ तो उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो बिल्कुल गलत काम करेंगे ही। तो आप जरूर आप कोशिश करेंगे कि उनको जो है सही रास्ते पे लाएं। तो फ्रिक्शन होगी मतलब चैलेंज है आपके लिए। वो आपकी लोकेशन को इधर उधर डिस्क्लोज करना या आपको भटकाना, ये सब कोशिश करेंगे, क्योंकि इवन जैसे एसएसबी में नेपाल और भूटान बॉर्डर पे, वहाँ पे भी वो लोग स्मगलिंग, वहाँ पे मेनली स्मगलिंग का काम होता है, फेक करेंसी या जो हो गया मवेशी या ट्रैफिकिंग। तो आप वहाँ निकलते हैं तो आपका मूवमेंट को जज किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये खुद में एक चैलेंज है। जब आप बाहर निकलते हो तो आपके अगेंस्ट में बहुत लोग होते हैं, आपके सपोर्टर्स भी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब अगेंस्ट में होते हैं, बट कुछ उसमें होते हैं जो आपके अगेंस्ट होते हैं, और जो खास करके जो लोग गलत करना चाहते हैं वो अगेंस्ट में होते हैं। ये चैलेंज है। जब दूसरा चैलेंज एडमिनिस्ट्रेटिव है कि आप एक एज एन असिस्टेंट कमांडेंट जो है, तो जो चैलेंज है जैसे मैं बताया वो अपॉर्चुनिटीज भी है आपके लिए, आपको अपने आप प्रूव करने की, और आप जो ट्रेनिंग लेते हो आपके अंदर जो स्टेमिना है, पोटेंशियल है, वो आप निखर के सामने आ सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज 136 जो होती है उसको कमांड करते हो। आपको सिर्फ अपने एज के लोगों अपने अब तक सब जितने लोग हैं सबसे जूनियर, मतलब एज में सबसे कम आप हो, बट यू हैव टू कमांड अ पर्सन ऑफ एन एज ऑफ मे बी 55 मे बी 50, कोई 45 में एएसआई होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, तो आपसे एज में ज्यादा, वो एज में बड़े होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू कमांड। सो यू शुड हैव दैट कमांड एंड कंट्रोल इन यू। तो क्या आएगा वो, आप जितना ज्यादा मतलब आप चीजों को पढ़ोगे, आपकी स्टडीज देखोगे, आप जब फेस करोगे, मैं सबसे मेन चीज, जब आप फेस करते हो, जब उस पहलू में आप ढलने लगते हो तो आपको पता चलता है चीजों के बारे में। तो ये एक चैलेंज है, आप धीरे धीरे इसको ओवरकम कर लोगे। बाकी आपका सीनियर्स का गाइडेंस आप बिल्कुल लेते रहो, और जो है जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप लेते रहो। साथ में आपके लोकल पुलिस के साथ भी आपको जो है एक बहुत अच्छा वो बना के रखना पड़ता है। तो आपको हमेशा जो आपको जरूरी जब जरूरत होता है तो वो काम देते हैं। तो यही ओवरऑल आपको जो चैलेंजेस है मोस्टली यही है। सर जैसे आप और हाँ, क्या? फैमिली, हाँ एक जी। फैमिली का पॉइंट भी मैं बताना चाहूंगा यस कि हाँ, सर, यस। फैमिली जो ये जो पर्सनल चैलेंजेस हो गया आपके, आपको पर्सनली जो अफेक्ट करेंगे, एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है आपको मोस्टली जो है कंपनी कमांड करते हैं, तो आपको कंपनी के साथ रहना होता है। तो कंपनी में और जो है उसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट को, जैसे मैं एसएसबी की बात कर रहा हूँ, शायद सीआईएसएफ में उनके असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो फैमिली साथ में रखते हैं। तो वैसे मैं एसएसबी की बात करूँ तो हम जब हम फील्ड में होते हैं, मोस्टली फील्ड में, जैसे फील्ड हो गया कि जैसे मैं अभी अपने कंपनी में तो फील्ड में हूँ, तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते। बट अगर आप बटालियन में पोस्टेड हो, जैसे 6 टोटल 7 कंपनी होती है एक बटालियन में, 6 फील्ड में होती है और एक जो बटालियन में पोस्टेड होती है। तो अगर आप कम फील्ड में हो तो फैमिली नहीं रख सकते, अगर आप बटालियन में पोस्टेड हो तो वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हो। और वो डिपेंड करता है वहाँ पे आपको क्या परमिशन मिला है, कैसे मिला है। लेकिन जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट से प्रमोट हो जाते हो, डिप्टी कमांडेंट, आप स्टाफ ऑफिसर्स बन जाते हो, तो आप फिर फैमिली अपने साथ रख सकते हो। इवन असिस्टेंट कमांडेंट रहते हुए भी जो है आप अगर कोर्सेज में जाते हो, कहीं आउट ड्यूटीज में जाते हो, तो बिल्कुल आप फैमिली को ले जा सकते हो। आपको 2 से 3 महीना छुट्टी मिल गया, 2 से 3 महीना अगर कोर्स में चले गए तो वहां पे रख लिए। तो इस तरह से आपको मौका मिल जाता है। ओके सर, ओके। एक सर। एक सेकंड। हाँ जी। एक ओके। सर जैसे जनरली आप पुलिस के साथ जब डीलिंग करते हैं या इंटरेक्शन होता है तो किस लेवल पे आप डील करते हैं पुलिस के साथ? फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्टली एसपी को रिपोर्ट करते हैं या डीएसपी या एएसपी को रिपोर्टिंग करना पड़ता है? हाँ, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हम रिपोर्ट तो अपना सिर्फ अपने सीनियर्स को करते हैं, हम वी आर अकाउंटेबल टू आवर सीनियर्स एंड आवर फोर्स। लेकिन जब आप जैसे हम ड्यूटी में हैं तो हम ऑब्वियसली लोकल पुलिस का हेल्प लेते रहे और वो भी हमारी हेल्प लेती है। इट्स अ म्यूचुअल, मतलब उनको उनके पास स्ट्रेंथ की कमी है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो हम उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं।
और हम जब ऑपरेशनली हम कुछ अचीवमेंट करते हैं, हम जो जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, तो हम हैंड ओवर पुलिस को करते हैं। तो इट्स मतलब टू साइडेड जो है वो रिलेशनशिप है हमारा। तो बिल्कुल अच्छे रिलेशंस है आपके, हमेशा काम आते हैं। एंड हमें रिपोर्ट किसी को ऐसे तो करना नहीं है, लेकिन अगर आप डीएसपी या एसपी जो होते हैं जिला के, और डीएसपी जो आपके वहाँ पे जो रहते हैं एसडीपीओ, तो उनसे अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो बिल्कुल आपको ऑपरेशनली हेल्प मिलता है। उनकी पुलिस की इनपुट भी अच्छी होती है उस जगह, लोकल जगह पे उनसे भी इनपुट काफी मिल जाता है। हमारा पर्सनल इनपुट तो रहता ही है, पर उनका जो सपोर्ट मिलता है तो ऑपरेशनली आपको और भी अच्छा करने को मौका मिल जाता है। सर ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी वाला सवाल है, शायद इलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का हम्म, ये थॉट होता होगा कि जैसे आप असिस्टेंट हम्म, कमांडेंट है, यू आर लाइक कंपनी कमांडर, 3 स्टार है आपके कंधे शोल्डर के ऊपर। तो उस सिचुएशन में अगर कोई जी। मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है पुलिस का, स्टेट पुलिस का कोई सब इंस्पेक्टर है, वो आपके सामने आता है, तो वो क्या सल्यूट मारता है या क्या प्रोटोकॉल होता है इस तरीके का? देखिए प्रोटोकॉल तो यही है कि जो है रैंक सबसे बड़ा। देखिए मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, या मैं हूँ, मैं सपोज अभी डायरेक्ट एंट्री हूँ या कोई और भी है, तो रैंक रैंक होता है, इंसान का कुछ नहीं होता है। रैंक यू हैव टू मींस रैंक आपसे बड़ा है तो यू हैव टू सैल्यूट, यू हैव टू गिव रिगार्ड्स। तो बिल्कुल करते हैं जैसे। और मैंने तो देखा है, मैंने जितना भी काम किया है मैंने अभी तक अपनी सर्विस में, कि जितने भी सब इंस्पेक्टर्स मिले हैं हम काफी रिस्पेक्ट और इज्जत से हमसे बात करते हैं, हमें सैल्यूट भी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो है हमेशा हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पुलिस को हमेशा नेगेटिव नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस भी, बहुत मेहनत करती है। उनके पास मल्टी जो बोलते हैं जो इतना सारे चैलेंजेस होते हैं, हम तो खैर एक चीज को लेके चलते हैं, पर उनको लॉ एंड ऑर्डर से लेके हर तरह की चीजें संभालना पड़ता है। तो बिल्कुल पुलिस जो है हमें रिगार्ड्स करती है और हमें इज्जत भी करती है, सब हम भी करते हैं, हम भी उन्हें बिल्कुल अपने साथ बुला के सब कुछ जितना हमसे होता है हम भी करते हैं। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे अभी आप जो है अभी यू आर इन समवेयर ऑपरेशनल एरियाज में, ऑप्स एरियाज में है, तो आपका रूटीन कैसा रहता है? कितने बजे सुबह उठना पड़ता है और छुट्टी कब होती है? कोई ऐसा टाइम भी होता है जहाँ पे फ्री आप आराम से रिलैक्स करते हो? क्या रूटीन रहता है? जी, रूटीन भी डिपेंड करता है आपको, एवरी डे इज नॉट सेम। मतलब यस। कभी जैसे कि ऐसे 2-4 दिन ऐसे भी निकल गए जब थोड़ा सा इतना आप स्ट्रेसफुल नहीं रहे, और कभी ऐसा भी 2-3 दिन लगातार आ गया जब यू हैव सो मच वर्क कि हाँ लगातार ही बैक टू बैक आपको काम करना पड़ रहा है। तो रूटीन जैसे सुबह मॉर्निंग जैसे ट्रेनिंग में होता है, वैसे यहाँ भी मॉर्निंग पीटी होती है। उसके बाद जो है आप क्लासेस होती है। आप बिल्कुल एक एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप ट्रेनिंग करके जाते हो, तो आप बिल्कुल क्लासेस में आपको बैठना चाहिए, आपको क्लासेस कंडक्ट करनी चाहिए, चीजें सीखिए सिखाइए। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जवान्स होते हैं, हमारे पास जो एसओ सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, जिनको नॉलेज हर उनके फील्ड में काफी नॉलेज होती है। क्योंकि एज एक्सपीरियंस जो किसी ने 15 साल की नौकरी, किसी ने 20 साल की नौकरी, 25 साल की नौकरी जिन्होंने किया है। इवन पुलिस का मैं बोलना चाहूंगा कि जो पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर जो थाना के इंचार्ज होते हैं, तो आप उनके भी एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ सीख सकते हो। एज एन यंग एसी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको जो है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो रैंक में मेरे पे कंधे पे 3 स्टार लगा है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, एक सब इंस्पेक्टर है या एएसआई है या कोई साधारण जो मतलब कोई और जवान है। तो ये नहीं सोचना चाहिए। जिससे भी आपको जितना नॉलेज मिले, जो भी आप गेन कर सकते हो उनसे गेन करो, और आपको जो पता है जिस फील्ड में आप स्ट्रांग हो, जिसमें आपकी पकड़ है, आप उनको बताओ। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो होगा, तो ऑल इन ऑल जो सबके लिए मतलब काफी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी और ऑपरेशनली दोनों। ओके सर। सर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको साल में कितनी छुट्टी मिलती है, और किस तरीके से ये वर्क लाइफ बैलेंस का जो होता है कि कंफर्टेबल लाइफ है एसएसबी में, सीएसएफ में, ऐसा है एक्चुअली में? वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आप जब हो एज एन असिस्टेंट कमांडेंट है, तो आप यहाँ के इंचार्ज हो, आप एक कंपनी के हेड हो, तो आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और आप उसको आप कैसे इफेक्टिवनेस जो है एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो अपने वर्क का, अपने जवानों को मोटिवेट करके, हर तरह के टूल्स यूज करके। तो ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप अपने लिए टाइम उस हिसाब से निकाल सकते हो कि आपने जो आपका अगर वर्क स्मूथ चल रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे हो, तो यू आर जो है अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तो आपको जो है डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप अगर
आपका जो मशीनरी है, आपकी जो मशीनरी है टोटल ऊपर से नीचे तक, अगर उनको सही जगह पे सभी लोगों को अपनी अपनी ड्यूटीज दे दी गई हैं, उनको बांट दी गई, उनसे जो है फीडबैक ले रहे हैं अगर आप समय पे, तो आपको पर्सनली टाइम जो है मिल जाता है। आई विल से बहुत ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, बट आपका वर्क को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आपका अगर सिस्टम ठीक है तो यू कैन डू बेटर इन वर्क लाइफ बैलेंस में। और बाकी छुट्टी का सवाल है, तो छुट्टी बिल्कुल हमारे पास जो है वो 60 जो है अर्न लीव होती है और 15 कैजुअल लीव होती है। तो अभी आप लोग भी सुने भी होंगे कि 30 कैजुअल, 28 और 30। यस सर। हाँ हाँ, तो छुट्टी के रिगार्डिंग बोले तो 60 हमारे पास अर्न लीव होते हैं और 15 कैजुअल लीव होता है। तो ये कैजुअल लीव भी 90 मतलब 30 होने का अभी चल रहा है, उसमें बातचीत चल रही है। तो अभी 75 तो हमारे पास जो है छुट्टी होती है। उसके अलावा आप अगर किसी को पैटर्निटी लीव हो गया वो मिल जाता है, या स्पेशल जो है मेडिकल रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उसमें फिर मिल जाता है छुट्टी। तो ये है, और आप बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हो। आप जो है अगर काम आप सही चल रहा है और आप अगर घर में अगर आपके जो पार्टनर है, आपकी फैमिली है, अंडरस्टैंडिंग है, वो होना भी चाहिए। अगर आप आ रहे हो तो ये सब चीजें जो है आप इस अगर फोर्स में अगर आप देश के लिए काम करने आ रहे हो तो बिल्कुल आपकी जो है वो माइंड में मेकअप करके चलना चाहिए, आपकी फैमिली को भी, और यहाँ पे जो है आपको भी खुद को भी मोटिवेट रखना है। बहुत सारे आप हॉबीज अपना एक रख सकते हो कि मैं खाली टाइम पे, अगर कुछ हॉबीज हैं आपकी, किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा है, बर्ड वाचिंग करना है, या कोई खेलता है स्पोर्ट्स का, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे आपके पास 130 का 137 का स्ट्रेंथ है, तो आपके पास इतने लोग जो होते हैं, आप गेम्स खेल सकते हो उनके साथ, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हर तरह के। तो आप ऐसे भी मोटिवेटेड रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, आपके जवान जो है मोटिवेटेड रहेंगे। ये होता है। उसके बाद जो है आप अपनी फैमिली को भी मैनेज टाइम दो, फैमिली को भी टाइम दीजिए और मैनेज करिए, अपनी छुट्टियों को मैनेज करिए उस तरह से। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, काफी अच्छा मैनेज हो जाता है वर्क लाइफ। मुझे नहीं लगता कि उतना कोई इश्यूज हैं। अगर आप अपना प्लान, आपको सब कुछ अगर प्लान वे में अगर चलता है, कभी कभी अनप्लान्ड भी हो जाता है, बट स्टिल यू शुड प्लान योर हॉलीडेज। ओके सर। सर अगेन द सेम क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन था आपकी एकेडमिक बेसिक ट्रेनिंग के दौरान। अभी जैसे अभी हम्म, आप फुल फ्लेज कर रहे हो, पोस्टिंग आपकी हो चुकी है, तो अभी व्हाट इज द करंट सैलरी, मंथली सैलरी, इफ पॉसिबल, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो। देखिए अलाउंसेस बहुत सारे हैं। हाँ। तो हर जगह पे अलाउंस अलग है, हार्डशिप पे डिपेंड करता है। राइट रिस्क एंड राइट। हार्डशिप अलाउंस बोलते हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जो है 25,000 है, या जो है कश्मीर में, या कहीं जी। पे डीप जंगल्स वगैरह में जो एंटी नक्सल ऑपरेशन, तो वहाँ पे अलाउंस अलग है। नॉर्मल बॉर्डर्स पे अलग है। तो वो वेरी करता है। तो अराउंड कहीं पे 75 टू 90 लाइक दैट, इट वेरीज। ओके सर। ओके, तो हमें एक प्रॉपर तो आइडिया हम्म, मिल गया कि सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, और ये भी कहा जाता है हाँ कि। डेफिनेट, हाँ जी। गवर्नमेंट पेज यू, मतलब अगर आपको अगर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको गवर्नमेंट बहुत अच्छी सैलरी देती है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि आप अच्छा लाइफ जरूर जी सकते हो। और अगर आप सर्विस के मोटिव से आए हो तो बिल्कुल सर्विस करो, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। एंड यू हैव टू मैनेज थिंग्स वेल। एंड ऑब्वियसली ये कहा भी जाता है कि फौजी के पास सैलरी जो होती है वो अपने लिए खर्चने के लिए टाइम नहीं होता उसके पास, तो वो सिर्फ सेविंग रहती है या अपने परिवार के लिए वो यूज कर रहा होता है। आपके साथ भी सर ऐसे ही चल रहा होगा। जी जी बिल्कुल, होता है सेविंग्स भी, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं करते हमारे। अब आजकल तो आपको पता है जो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है, वो जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड ये सब जो है, तो वो सब जगह अवेलेबल है। तो अब वो जमाना चला गया कि अब खरीद नहीं सकते हैं। हाँ एवरीवन जी। इज, अब जो है वो कल्चर जो बोलते हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, और उसका तो सब लोग जवान से लेके सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग और वो सब खरीदते हैं। वैसा नहीं है कि स्पेंड नहीं करते हैं, स्पेंड करते हैं। और जो है फैमिली के लिए भी टाइम जो है स्पेंड करते हैं। तो ऐसा मैंने नहीं देखता हूँ कि स्पेंड नहीं करते, मैं तो देख रहा हूँ स्पेंड, काफी स्पेंड करते हैं।